गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। आज लास्ट टॉपिक है अपना। कल अपन ने चालू कर लिया था कार्नोट इंजन, ठीक है। उसके फ्रेंच वैज्ञानिक था जिसका नाम ही कार्नो था, उसने ही अपन ने ये कार्नो इंजन के बारे में कुछ बताया था, ठीक है। तो कार्नो इंजन कल अपन ने चालू किया तो कुछ इसके अपन ने चार क्या मेथड भी लिखे थे, बराबर। एक बार समतापी होता है, रुद्धोष्म होता है, समतापी होता है और रुद्धोष्म होता है। ये चार टाइप्स के अपन ने वहां पे लिखे थे। आज इसका एक अच्छा सा डेरिवेशन और एक ग्राफ वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले अपन वापस इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक बार वापस इसको डिस्कस कर लेते हैं। अपन लास्ट में पढ़ते उष्मा गतिकी, अपना चैप्टर चल रहा था उष्मा गतिकी, जो आज लास्ट टॉपिक है, फिर खत्म हो जाएगा। उष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? ये अपने पास एक चैप्टर था, ठीक है। ये अपने पास चैप्टर चल रहा था। इसके अंदर लास्ट टॉपिक में अपन चालू किया था कार्नोट इंजन। कौन सा टॉपिक चालू किया था अपने पास? कार्नो इंजन, जिसको कार्नोट इंजन बोला जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर अपन ने देखे थे कुछ। सबसे पहले मेथड, फर्स्ट मेथड की बात की थी, और फर्स्ट मेथड के अंदर अपन ने देखा था जिसमें समतापीय प्रक्रम होता। कौन सा? समतापीय प्रक्रम हो रहा था, समतापी प्रक्रम हो रहा था। और कब हो रहा था? जब कार्यकारी पदार्थ को स्रोत पे रखा जाता था। किस पे? स्रोत पे रखा जाता था। तो वहां पे अपना प्रेशर चेंज हो रहा था, वॉल्यूम चेंज हो रहा था, लेकिन टेम्परेचर जो था वह एज इट इज था, ठीक है। तो यहां पे यदि अपन ने एक निकाला था समीकरण P1 V1 T1 किसके बराबर था? P2 V2 एंड T1। ये समतापी, जहां पे तापमान का मान कैसा है? समान है। तापमान का मान कैसा है? समान है, ठीक है। तो वो अपने पास समतापी प्रक्रम होता था, ठीक है। तो ये अपने पास एक निकाला था। सेकेंड अपन ने पढ़ा था, इसके अंदर सेकेंड मेथड अपने पास था। अब जो कार्यकारी पदार्थ अपने पास जो निकाय था, पहले वाले अपन ने क्या बोला? उस निकाय को स्रोत पे रखा जहां पे तापमान का मान समान था, प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर चेंज हुआ। P1 और V1 से P2 और V2 हो गया, बराबर। सेकेंड में उसी स्रोत को, उसी निकाय को मैंने रुद्धोष्म स्टैंड पे रख दिया। अब रुद्धोष्म जानते हो, रुद्धोष्म क्या होता है? जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। क्लियर? तो अपन ने उसी निकाय को उस रुद्धोष्म स्टैंड पे रखा जहां पे उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन वह जो निकाय होता है ना, वह अपने आप में अपनी गैस के अणुओं को अभी भी फैलाता रहेगा। सीधी सी बात है, अभी भी फैलाता रहेगा। तो वहां पे हुआ था अपने पास रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या हुआ था? रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो अपने लास्ट वैल्यू अपने पास क्या आई थी स्रोत पे रखने पे? P2 V2 और T1, जो चेंज हो गया था अपने पास P3 V3 और T2 में। तो ये अपने पास वैल्यूज आई थी लास्ट वाली। क्लियर? ये अपने पास वैल्यूज आई थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन। इसके आगे वाला प्रोसेस अपन ने देखा था थर्ड मेथड। और थर्ड मेथड के अंदर अपन ने उस निकाय का क्या किया था? जैसे सबसे पहले स्रोत पे रखा, स्रोत पे रखने के बाद उसको रुद्धोष्म स्टैंड पे रखा जहां पे टेम्परेचर अपने पास T1 से T2 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भली अपना रुद्धोष्म स्टैंड उष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है, लेकिन वह निकाय अपने आप में फैलता है। क्लियर? तो उसके बाद थर्ड मेथड के अंदर उसी निकाय को अपन ने सिंक में रखा। और सिंक क्या करता है? उष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, बराबर। तो उसी निकाय को अपन ने क्या रखा? सिंक पे रखा। तो थर्ड मेथड अपने पास था, थर्ड मेथड अपने पास था सिंक पे रखा। और सिंक पे रखने के बाद यहां पे मान लो स्रोत पे रखा, लिख देता हूं, स्रोत पे रखा। यहां पे रुद्धोष्म स्टैंड पे रखा था। क्लियर? और यहां पे अपने पास किस पे रखा? सिंक। और सिंक को जानते हैं, सिंक क्या करता है? उष्मा का अवशोषण करता है। तो यहां पे समतापी प्रक्रम कौन सा हो रहा था? समतापी प्रक्रम। और समतापी प्रक्रम के अंदर अपन ने जो लास्ट वाली वैल्यूज अपने पास जब रुद्धोष्म स्टैंड पे रखा गया था स्रोत को,
तो लास्ट वाली वैल्यू अपने पास उस निकाय का जो प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, इतना था मेरे पास, बराबर। और उसको सिंक पे रखने के बाद मैंने क्या बोला, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण के अंदर फिर क्या होता है अपने पास, ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिससे वो जो गैस होती है ना वह अपने आप में सिकुड़ने लगती है, और सिकुड़ेगी तो उसका वॉल्यूम प्रेशर सारा कम होने लगेगा। तो सीधी सी बात है, थर्ड मेथड के अंदर जो प्रेशर था वह P4, वॉल्यूम था वह V4, और अपने पास टेम्परेचर यहाँ पे T2 रहा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा था, समतापी प्रक्रम। तो ये अपन ने कुछ बातें की थी थर्ड स्टेप तक। अब इसके अंदर अपन लास्ट वाला एक और फोर्थ स्टेप भी अपने पास था, जिसके अंदर अपन ने क्या किया था कि उसी वापिस निकाय को, जिसको सिंक पे रखा था, पहले स्रोत पे रुद्धोष्म स्टैंड सिंक पे रखा और गैस का सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, बराबर। अब उसी निकाय को हम क्या कर रहे हैं, वापिस रुद्धोष्म स्टैंड पे रख रहे हैं। तो यहां पे फोर्थ स्टेप की बात करेंगे, और फोर्थ स्टेप के अंदर अपन ने जो निकाय था उसको किस पे रखा, रुद्धोष्म स्टैंड पे। और रुद्धोष्म स्टैंड पे रखने पर अपन को पता है कि वहां पे कौन सा प्रक्रम होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम। और रुद्धोष्म जानते क्या होता है, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन जो निकाय होता है वह अपने आप में सिकुड़ता रहेगा, और जब तक सिकुड़ेगा जब तक वह प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंच पाता जहां से वो स्टार्ट हुआ था, बराबर। निकाय को जब स्रोत पे रखा गया था, निकाय को जब स्रोत पे रखा था, और निकाय का जो प्रेशर था, जो वॉल्यूम था, स्टार्टिंग में लास्ट में रुद्धोष्म स्टैंड पर रखने पर उसी वॉल्यूम और उसी प्रेशर उसी टेम्परेचर पे आ जाता है, बराबर। और तब तक जब तक नहीं आएगा, जब तक वो उसके फर्स्ट स्टेप के समांतर नहीं होता था, तब तक ये होता रहता है, ठीक है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर लास्ट वाली स्टेज को सिंक पे रखने के बाद अपने पास जो प्रेशर था वह P4 था, V4 था, और टेम्परेचर T2 था। अब ये चेंज होकर पहली वाली अवस्था के अंदर आ जाता है। पहली वाली अवस्था कौन सी थी, P1, V1 एंड T1। तो ये अपने पास वैल्यूज आ गई, क्लियर। पूरा एक साइकिल समझ लो, पूरा एक साइकिल समझ लो। इसी पे अपन एक ग्राफ देखेंगे, इसी वैल्यू पे अपन क्या देखेंगे, एक ग्राफ की वैल्यू, ठीक है। ये चारों स्टेप अपने पास हो गए। अब अपन देखते हैं एक ग्राफ की वैल्यू, कि ग्राफ क्या कहता है, P और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वह अपने पास किस तरीके से रहेगा। देखो यहां पे देखो, मान लो अपने पास P और ये अपने पास ग्राफ की वैल्यू, ठीक है। ठीक है, ये अपने पास ग्राफ की वैल्यू। सबसे पहली बात करेंगे इसके अंदर, यदि मान लो समतापी प्रक्रम के अंदर पहले वाला अपने पास जो उस ये वॉल्यूम और ये अपने पास हो जाएगा, क्लियर। और समतापी प्रक्रम के अंदर मान लो एक स्थिति अपने पास थी यहां पे, बराबर। और यहां पे इसकी जो स्थिति थी ना अपने पास किसी निकाय की, उसका टेम्परेचर, तापमान, दाब और वॉल्यूम, ये P1, V1 और T1 पे था, बराबर। इसको ए स्थिति मान लेते हैं, ए पॉइंट, क्या मान लेते हैं इसको, ए पॉइंट, ए पॉइंट डिनोट करते हैं। और यहां पे इसका जो प्रेशर P1, V1 और T1 था, क्लियर। यहां से अपने पास जब ये बी स्थिति में पहुंचा, बी स्थिति कब होती है, जब एक फर्स्ट मेथड कंप्लीट, जब निकाय को स्रोत पे रखा जाता है तब उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर वहां पे समान रहेगा, ध्यान रखना, जिसको अपन समतापी प्रक्रम बोल के चले थे। तो ये इस तरीके से, ये बी वाली कंडीशन, यहां पे क्या होगा, समतापी प्रक्रम, क्लियर। ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, इसको पॉइंट नाम दे देते P। और यहां पे जो अपना P1 से P2 हो जाएगा,
V1 से V2 हो जाएगा और T1 से T2 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद अपन ने स्रोत को, निकाय को स्रोत पे रखा, स्रोत पे रखने के बाद उसी निकाय को अपन ने रुद्धोष्म स्टैंड पे रखा, तब अपने पास कौन सा प्रक्रम हुआ? रुद्धोष्म प्रक्रम हुआ। और रुद्धोष्म प्रक्रम होने के बाद ये जो वैल्यू होती है वह C पे पहुंच जाती है। किस पे? C पे। तो यहां पे कौन सा प्रक्रम हुआ अपने पास? रुद्धोष्म प्रक्रम। और रुद्धोष्म प्रक्रम होने के बाद अपन को पता है वहां का जो प्रेशर होता है वो हो जाएगा P3, V3 और टेम्परेचर हो जाएगा T2। यहां पे टेम्परेचर समान रहेगा, अपन ने यहां पे T2 लिख दिया है, ये टेम्परेचर अपने पास यहां पे क्या था? समान था। क्लियर? इसके बाद अपन ने थर्ड स्टेप की बात, थर्ड स्टेप पे क्या होता था? सिंक पे रखा गया निकाय और सिकुड़ने लगा, बराबर। सिंक पे रखने पर सिकुड़ने लगा तो वहां पे समतापी प्रक्रम हुआ, ये अपने पास मिला D पॉइंट। और यहां पे D पॉइंट पे क्या हुआ? समतापी प्रक्रम। और समतापी प्रक्रम के अंदर अपने पास जो वॉल्यूम था, जो प्रेशर चेंज हो गया P4, V4 और T3, सॉरी T2। समतापी प्रक्रम है तो वो प्रेशर अपना चेंज होगा नहीं, यहां पे T2 जा। क्लियर? लास्ट वाला अपने पास बचा जो रुद्धोष्म प्रक्रम हुआ था A से D तक। देखो ये पहली वाली स्थिति में वापस पहुंच गया, रुद्धोष्म प्रक्रम। और ये P4, V4 और T2 से पहली वाली स्थिति के अंदर वापस पहुंच गया। क्लियर? पहली वाली स्थिति के अंदर वापस पहुंच गया। तो ये अपने पास एक प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ अपन को मिला यहां पे। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। आगे बढ़ने पर अपन यहां पे क्या देखते हैं कि अपने पास चारों मेथड अपने पास आए थे। कार्नो इंजन के द्वारा अपन को टोटल वर्क निकालना है कि कार्नो इंजन के द्वारा टोटल वर्क कितना किया गया, कार्य कितना हुआ, बराबर। तो कार्नो इंजन के द्वारा किया गया कार्य लिखेंगे यहां पे हेडिंग डाल के, कार्नो इंजन के द्वारा किया गया कार्य। कार्नो इंजन के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है? तो यहां पे फर्स्ट स्टेप अपन को पता है, वापस लिख देते हैं। वहां पे कार्य का मान अपन पहले एक बार निकाल के आ चुके हैं। ठीक है? वर्क के समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समदाबीय समायतनिक, जिसमें अपन ने समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम के दो अपन ने डेरिवेशन ऑलरेडी पहले करके आ चुके हैं, बराबर। उनके मान अभी मैं लिखवाता भी हूं यहां से। तो अपन यहां पे सबसे पहला स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप में अपने पास क्या हो रहा था? समतापी प्रक्रम। और समतापी प्रक्रम के अंदर अपन को पता है P1, V1, T1 किसमें चेंज हो रहे थे? P2, V2 एंड T1 के। ये समतापी प्रक्रम है जिसमें तापमान का मान समान रहता है, तो वहां पे चेंज नहीं होता। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट अपने पास क्लियर हो गया। ठीक है? तो अपन ने समतापी प्रक्रम के अंदर जो वर्क किया था W1, इसको 1 नाम दे देते हैं W1। और समतापी प्रक्रम के अंदर अपन ने जो वर्क किया था उसका एक मान था RT1, उसका फॉर्मूला था RT1 log V2 upon V1, log V2 upon V1। ये समीकरण अपन ने पहले वाले समतापी प्रक्रम का एक डेरिवेशन किया था, उसके अंदर अपन निकाल के आगे इस समीकरण को। ठीक है? प्रीवियस लेक्चर को जाके देखो, उसमें ये क्लियर कर रखा है ये कहां से वैल्यूज आ रही है। क्लियर? अपन ने समतापी प्रक्रम जब पढ़ा था उसके अंदर ये वैल्यू आ रही थी, उसको जाके देखो वापस ये वैल्यू कहां से आ रही है। तो RT1 log V2 upon V1 हो जाएगा। सेकंड रुद्धोष्म प्रक्रम, सेकंड की बात करेंगे अपने पास रुद्धोष्म प्रक्रम। सेकंड स्टेप था अपने पास था रुद्धोष्म प्रक्रम। और रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर जो प्रेशर P2, V2, T1 जो किसमें चेंज हुआ था? P3,
V3 और T2 के अंदर, बराबर। तो ये वैल्यूज अपने पास आई थी। यहां पे जब मान निकाला था तब अपने पास वैल्यूज क्या आई थी वो देखते हैं। यहां पे जो रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर अपन ने वर्क किया था उसके अंदर भी एक फॉर्मूला अपन ने निकाला था, उस फॉर्मूले का वर्क वहां पे जो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा जो किया गया कार्य था W2, वहां अपन यहां पे लिख रहे हैं। तो उसका मान था RT1T2 अपॉन लैम्डा -1। ये प्रीवियस लेक्चर में जाके देखना, RT1 - T2 अपॉन लैम्डा -1। क्लियर? ये अपने पास वैल्यू आएगी, इसको बोलते हैं सेकंड समीकरण। क्या बोलेंगे? सेकंड समीकरण। ये दोनों वैल्यूज अपने पास प्रीवियस ईयर में समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम के जो अपन ने डेरिवेशन किए थे उसके अंदर से वो देखना इंपॉर्टेंट है, बराबर। वह नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि दोनों वैल्यूज आई कहां से रही है। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यू वहां से क्लियर हो रही है। एक और अपना अगला देखेंगे P3 V3 T2, जिसमें अपन ने क्या करा था, इसको चेंज कर रहे थे। तो थर्ड अपने पास स्टेप क्या हो रहा था अपने पास, समतापी प्रक्रम वापिस, और समतापी प्रक्रम के अंदर जो P3 V3 और T2 किसमें चेंज हो रहे हैं, P4 V4 और T2 के अंदर। ये समतापी प्रक्रम जहां पे तापमान का मान स्थिर है, तापमान का मान कैसा है भाई, स्थिर। तो ये अपने पास वैल्यू जा रही थी। इसके अंदर भी अपने पास जो फॉर्मूला लगेगा, देखना यहां पे फॉर्मूला अपने पास कौन सा लगेगा, यहां पे फॉर्मूले को देखना कि पहले वाले में W1 = RT1 log V2 upon V1। टेम्परेचर यहां पे देखो T2 है, कितना है T2, लेकिन ये जो पहला वाला स्टेप होता है इसका जस्ट अपोज समतापी प्रक्रम होता है, इसमें फैलता है और इसमें सिकुड़ता है, दोनों में फर्क है। एक को स्रोत के ऊपर रखिएगा तो वो गैस के फैलेगी और एक में सिकुड़ेगी, तो इसको माइनस वैल्यू से अपन डिनोट करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, यदि W3 का मान लिखेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा अपने पास, W3 = माइनस, क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस R कांस्टेंट है, T2 log V2 upon V1 था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, V3 upon V4, बराबर क्या आ जाएगा, V3 upon V4। क्लियर? ये अपने पास थर्ड समीकरण हो जाएगा। ये अपने पास कौन सा समीकरण हो जाएगा, थर्ड समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, थर्ड समीकरण। ये थर्ड समीकरण हो गया अपने पास। ये वैल्यूज अपने पास थर्ड समीकरण होगी। ठीक है, अगली वाली वैल्यू, किया गया कार्य नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि अपन को पता है कि संपीड़ित हो रही है गैस। अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव इसलिए है, नेगेटिव गैस संपीड़ित हो रही है, इसलिए नेगेटिव लिया गया है। ठीक है, मैंने यहां पे लिख लिया है। सेकंड बात, अपन ने सिंक से उठा के उसको किस पे रखा था, फोर्थ वाला स्टेप में रुद्धोष्म स्टैंड पे वापस रखा था, और रुद्धोष्म स्टैंड पे रखने पे अपन को पता चला था कि वो प्रारंभिक अवस्था में वापस पहुंच गया है। किस अवस्था में पहुंच गया, प्रारंभिक अवस्था में। क्लियर? तो यहां पे जो वैल्यू अपने पास होगी, यहां पे जो वैल्यू होगी अपने पास फोर्थ स्टेप, और फोर्थ के अंदर अपन ने क्या बोला था, रुद्धोष्म प्रक्रम, और रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर जो P4 V4 T2 किसमें पहुंच गया, P1 V1 और T1 में।
तो ये अपने पास वैल्यू रुद्रष्म प्रक्रम की हो जाएगी। यहां पे फॉर्मूला था अपने पास क्या था, W4 बराबर। तो यहां पे भी माइनस, माइनस क्यों लिया जाता है वो तो समझ में आ गया अपन को, माइनस R T1 माइनस T2 अपॉन लैम्डा माइनस 1, ये आ जाएगी फोर्थ समीकरण। क्लियर, ये चारों समीकरण अपने पास निकल के आ गई, ये चारों समीकरण के मान अपने पास निकल के आ गए। अब क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, कुल कार्य यदि निकालेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3 बराबर, कुल यदि कार्य निकालेंगे यहां पे, यदि मैं लिखूंगा टोटल वर्क, कुल कार्य W इजिकल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 से क्या होगा, टोटल वर्क कितना होगा, सबसे पहले W की वैल्यू है तो अपने पास फॉर्मूला लिखो R T1 log V2 अपॉन V1 प्लस सेकेंड W2 कितना था अपने पास, R T1 माइनस T2 अपॉन लैम्डा माइनस 1। अगला कौन सा था अपने पास, माइनस बराबर, अपने पास वैल्यू क्या थी अपने पास, R T2 log V3 अपॉन V4। क्लियर, अगली वैल्यूज क्या थी, थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं इसको, हाँ अगली वैल्यू अपने पास क्या थी, लास्ट वाली, माइनस R T1 माइनस T2 अपॉन लैम्डा माइनस 1, क्योंकि ये वापस प्रारंभिक स्थिति में पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये और ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, प्लस और माइनस की है तो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। बचा क्या अपने पास, एक वैल्यू अपने पास बची जिसको अपन लिखते हैं यहां पे, वर्क इज इक्वल टू R T1 log V2 अपॉन V1 माइनस R T2 log V3 अपॉन V4। ये अपने पास टोटल वर्क रहा। क्लियर, ये अपने पास क्या रहा, टोटल वर्क। ये अपने पास क्या रहा, टोटल वर्क। और इस वर्क को यदि अपन और दर्शाते आगे, चलो एक बात करते हैं, ये तो वर्क आ गया अपने पास, एक और चीज अपन क्लियर करते हैं, जैसे नीटा, ईटा का मतलब क्या होता है, जैसे इफिशियंसी, इफिशियंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इफिशियंसी तुम्हें पता है क्या होती है, दक्षता, कार्नो इंजन की जो काम करने की दक्षता कितनी होती है, कितना, दक्षता का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी कैसे निकालते, जितना इनपुट दिया है मैंने, कितना मुझे आउटपुट मिला है उसका, बराबर। तो वो अपने पास क्या होती है, उसकी दक्षता, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या था, कि अपन ने कितना वर्क करवाया और कितने उष्मा उसको दी थी, और उष्मा कौन सी लगेगी, जो फर्स्ट वाला कार्य करवाया था उस निकाय के द्वारा, उसको स्रोत पे रखा गया था, तब वहां पे कितना कार्य हुआ था, वहां पे जो कार्य वर्क जो कितना हुआ था वह मेरा इनपुट था, बराबर, और आउटपुट मुझे ये टोटल वर्क मिला। तो यदि मैं यहां पे इफिशियंसी को दर्शाऊंगा, दक्षता को यदि लिखेंगे दक्षता, इफिशियंसी ईटा से रिप्रेजेंट करते, फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, और Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे हिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हिट जो प्रारंभिक अवस्था में जो निकाय था उसको जो कार्य करवाना पड़ा वह, तो यहां पे लिखेंगे W अपॉन W1। W का मान आप जानते हो कितना है, यदि ईटा रिप्रेजेंट करेंगे, W का मान अपने पास ऑलरेडी आ चुका है, RT1 log V2 अपॉन V1, लिखो इसको, RT1 log V2 अपॉन V1 माइनस RT2 log V3 अपॉन V4 अपॉन W वर्ग प्रारंभिक, जैसे कौन सा था, RT1 log V2 अपॉन V1। चलो इसके बारे में थोड़ा तो ये हो गया, ठीक है, ये अपनी एफिशिएंसी होगी, दक्षता। अब थोड़ा इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते,
कि भाई किस तरीके से चेंज होगा। तो एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसको इसके नीचे रख लो बस, बराबर। तो अपन यहां से वैल्यू निकालते हैं, अपन यहां से एक वैल्यू निकलेगी अपने पास, देखो जो इफिशियंसी दक्षता की जो वैल्यू होगी वो अपने पास आएगी R(T1) log V2 upon V1 अपॉन, एक बार इसके नीचे लिख लो R(T1) log V2 upon V1, और एक बार इसके नीचे लिख लो R(T2) log V3 upon V4 अपॉन R(T1) log V2 upon V1। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये दोनों इक्वल है, कट गया, क्या बचा 1। क्लियर। तो यहां पे पूरी वैल्यू लिखो अभी, बराबर। और एक और रिप्रेजेंटेशन यहां पे करेंगे, देखो इसके अंदर थोड़ा देर बाद में करते हैं। यदि मैं बोलूंगा यहां से R कैंसिल हो जाएगा, बराबर। भाई R नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है, तो कैंसिल कर दो। तो यहां पे लिखेंगे ईटा की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 1 माइनस T2 log V3 अपॉन V4, और नीचे आ जाएगा T1 log V2 अपॉन V1। क्लियर। ये अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ईटा की वैल्यू आ जाएगी। इफिशियंसी वैल्यू मेरे पास निकल के आ चुकी है। यदि इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो मेरे पास ये वैल्यू है। क्लियर। अरे यार, चलो इसको करते हैं यहां से, ठीक है। ये एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई अपने पास। अब थोड़ा आगे और काम करते हैं इसके। चलो इतना तो मेरे पास यहां से निकल के आ चुका है, ठीक है। यहां से यदि मैं ईटा की वैल्यू निकालेंगे तो ईटा की वैल्यू अपने पास देखो इस तरीके से आ चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, क्या कहना क्या चाहता है ये। क्लियर। तो यहां पे अपन को पता है रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर अपन ने एक चीज करके आए थे। रुद्धोष्म प्रक्रम देखा था ना, तो वहां पे अपन ने एक चीज करके आए थे, अपन को पता था। यहां पे लिखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, और रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर अपन को पता था पीवी गामा किसके बराबर था, कांस्टेंट वैल्यू के। ये अपन पहले से करके आ गए। क्लियर। पीवी गामा बराबर कांस्टेंट के वैल्यू के था। अपन को यहां पे पता है कि अपन को पी का मान चाहिए, और पी का मान निकालने के लिए अपन को आदर्श गैस समीकरण निकालना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आदर्श गैस समीकरण। लिखते हैं यहां पे, यदि मैं लिखूंगा आइडल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। और आदर्श गैस समीकरण क्या था, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। तो यहां से यदि पी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू आर टी अपॉन वी। क्लियर। यदि मैं कुछ नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 5 दे दो, इसको समीकरण नंबर 6 दे दो। क्लियर। यदि इसको समीकरण नंबर 5 दे दो, इसको समीकरण नंबर क्या दे दो, 6 दे दो। तो यहां पे लिखेंगे इसको 2 मिनट के लिए, इसको भी थोड़ा एक समीकरण नंबर दे देते हैं, रुक जाओ। अटक रहा है। क्लियर। चलो इसको भी एक समीकरण नंबर अपन दे ही देते हैं, यहां पे भी लिख लेते हैं। ये समीकरण नंबर अपने पास 5 आया, इसको समीकरण नंबर 6 दे देते, इसको समीकरण नंबर 7 दे देते। क्लियर। तो यहां पे अपन बात करेंगे आगे, यदि पी का मान रखने पर, तो पी का मान यदि यदि अपन समीकरण नंबर 6 में पी का मान क्या करते, रखते, तो पी का मान यदि 6 में रखने पर, 7 का मान यदि 6 में रखने पर क्या वैल्यू जाएगी अपने पास, पी की जगह रखने पर म्यू आर टी अपॉन वी गुणा वी गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर। वी गामा, और वी नीचे भी एक गामा है, तो वी की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। तो यहां पे यदि अपन थोड़ा और चेंज कर देते हैं तो टी अपने पास, मान लो टी इधर रखो, टी मल्टीप्लाई टू वी गामा, और इसको ऊपर भेजेंगे -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू वी की पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू आर। टी इज इक्वल टू वी गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन म्यू आर रिप्रेजेंटेशन।
क्लियर, ये अपने पास वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर, ये अपने पास वैल्यूज आ गई। कांस्टेंट अपॉन म्यू आर इक्वल टू 1 इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अगला अपन करते हैं, यहां पे आगे देखते हैं। ठीक है, यहां पे अपन आगे देखते हैं। चलो, अपने पास दो वैल्यूज आ गई है। ठीक है, ये अपन कर रहे हैं, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है। यदि इसको माने ना पूरे ये कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट नियतांक तो है ही अपने पास, सारी चीजें कांस्टेंट है इसके अंदर। तो मैं यहां पे एक चीज लिख सकता हूं, टी इज प्रोपोर्शनल होगा 1/v गामा -1। यदि मैं यहां पे लिखूं टी इज प्रोपोर्शनल 1/v गामा -1, ये भी मैं यहां से डिनोट कर सकता हूं भाई, क्योंकि म्यू आर और कांस्टेंट वैल्यू सारी कांस्टेंट है अपने पास, ये सारे नियतांक है बराबर। तो मैं ये वैल्यू प्रोपोर्शनल साइन के अंदर लिख सकता हूं। क्लियर, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो अपन करते हैं, यदि मैं बोलूं टीवी अपॉन T2, यदि टेम्परेचर टीवी और यदि टेम्परेचर T2 बराबर, वह किसके बराबर है? V2 अपॉन V1 के बराबर है भाई। ठीक है, किसके बराबर है? V2। इस वाले प्रोपोर्शनल से अपन रखेंगे, यदि लिखेंगे देखो यहां पे लिखेंगे, यदि लिखते हैं यदि T1 अपॉन T2 किसके बराबर हो जाएगा? V2 अपॉन V1 के, और क्या आएगी? गामा -1। इस हिसाब से रखा। यदि V1 अपॉन V2 था, यदि V की जगह V1 अपॉन V2 रखते तो V2 ऊपर जाता, V2 अपॉन V1 हो गया, और गामा -1 ये अपनी इसकी क्या होगी? पावर होगी बराबर। ऐसे कैसे? यदि T1 अपॉन T2 V2 अपॉन V1 के बराबर है बराबर, तो अपन यहां पे कुछ वैल्यूज लिखेंगे, जैसे V4 अपॉन V1 और V3 अपॉन V2, V4 अपॉन V1 और V3 अपॉन V2। यदि V3 अपॉन V2 बराबर करेंगे V4 के, क्लियर, V3 और V4 के बराबर करेंगे तो V4 इधर चला जाएगा और V3 आ जाएगा इधर, तो V2 अपॉन V3 हो जाएगा, और V4 जैसे अपन यहां पे करते, मान लो देखो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू अपने पास क्या है? V3 अपॉन V4। यदि यहां से रिप्रेजेंट कर सके, इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो बराबर, तो अपने पास क्या हो जाएगा? V4 अपॉन तो V1 आ जाएगा, और V3 अपॉन V2 अपॉन V3 आ जाएगा, V2 अपॉन V3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? V2 अपॉन V3। क्लियर, ये अपने पास वैल्यूज आ जाएगी, ये अपने पास वैल्यूज आ जाएगी। V2 अपॉन V3 नहीं, V3, अरे V2, इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना, अपन V4 को ही चेंज करो। V4 को इधर ले गए, V4 उधर गया तो V4 या V2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो V3 अपॉन V2, बस V4 अपॉन V1 और V3 अपॉन V2, इस तरीके से हो जाएगा अपने पास मान। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को यदि रखने पर तो अपन यहां पे ये वैल्यू भी रख सकते हैं। चलो इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, कैसे आया ये मैंने बता दिया। अब मैं यहां पे देखना, अपन V2 अपॉन V1 है तो इसके बराबर V4 अपॉन V2 अपॉन V1, तो V4 अपॉन V1 हो सकता है। चलो यहां पे नीचे ही लिख लेते हैं इसको, इस वाली वैल्यू को लिख लेंगे, T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 आ जाएगा V4 अपॉन V1 गामा -1 इक्वल टू V3 अपॉन V2, और इसकी भी पावर गामा -1, सारे एक दूसरे के क्या है? इक्वलिटी के अंदर बराबर। ये वैल्यूज अपने पास यहां से निकल के आ गई। यदि मैं बोलूंगा अब दोनों वैल्यूज के गामा -1 ये हट जाएगा, हट गया ना, सीधी सी बात है। अब अपने पास ये वैल्यू बची, अपने पास ये वैल्यू बची। यदि यहां पे अपन थोड़ा और चेंजेस करते हैं, ठीक है, दोनों और लॉग लेने पर, यदि बोलेंगे दोनों और लॉग लेने पर वैल्यूज को, देखो यहां पे करते हैं अपन आगे, V4 अपॉन V1 हो जाएगा और V3 अपॉन V2 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक एक वैल्यूज को लगेंगे, क्योंकि V2 अपॉन V1 भी बराबर है और V2 अपॉन V1 बराबर है, तो यहाँ से वैल्यू अपने पास V3 अपॉन V4 तो ऑलरेडी अपने पास वैल्यूज है, ठीक है, दोनों की। और अपने पास देखो ये वर्क के अंदर अपने पास, अपन को मेन ये वर्क के अंदर देखना है, इस वर्क के अंदर देखना है, इस वर्क के अंदर क्या दे रखा है, ये वर्क निकल के आया था, ये अपने पास T1 log V3 अपॉन V4 है और V2 अपॉन V1 है बराबर। तो V2 अपॉन V1 का एक बार लॉग कर दो,
और V3 अपॉन V4 का एक बार लॉग कर दो, दोनों क्या होंगे आपस में एक दूसरे से बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो ये बराबर है तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये कट जाएंगे वैल्यू। क्यों कटेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं यहाँ पे बराबर। तो यहाँ पे एक बार पूरा ही अपन लिख देते हैं, यहाँ पे अपन ये चीजों को यदि पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है। यदि ये वैल्यू अपन के पास आ रही है, चलो इसको इस वैल्यू से एक और देखते हैं। जैसे ये अपने पास वैल्यू आ रही है V4 अपॉन V1 इक्वल टू V3 अपॉन V2 है। यदि इसको बराबर करेंगे तो अपन के पास है सारी वैल्यूज बराबर है, तो अपन कर सकते हैं यहाँ पे V2 अपॉन V1 और V3 अपॉन V4 भी आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। भाई ये भी वैल्यू एक दूसरे के क्या है, अपने पास बराबर है। तो अपने पास W वर्ग कितना आया था टोटल, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1, ऊपर था लॉग V3 अपॉन V4 और नीचे आ जाएगा लॉग V2 अपॉन V1। क्लियर। तो यदि यहां पे थोड़ा चेंजेस कर देते हैं अपन, चलो मैं लिख के ही बता देता हूं। अपन ने यहां पे क्या लिखा, V3 अपॉन V4 V2 अपॉन V1 के बराबर है। तो यदि V3 अपॉन V4 की जगह मैं V2 अपॉन V1 रख दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी, सेम ही होगा। यदि नीचे यदि V3 के अपॉन V2 अपॉन V1 की जगह V3 अपॉन V4 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक चीज यहां पे रख लो, पुट कर दो, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के इक्वल ही है ऑलरेडी। T2 लॉग V2 अपॉन V1 और नीचे हो जाएगा T1 लॉग V2 अपॉन V1। क्यों, तो लिख देते हैं क्योंकि V2 अपॉन V1 इक्वल टू होता है V3 अपॉन V4। क्लियर। वैल्यूज क्या आएगी अपने पास, देखो वैल्यूज क्या आएगी अपने पास, नीटा की वैल्यू है यहाँ पे, अपन ने गड़बड़ कर दी है, नीटा की वैल्यू है, ठीक है। ये नीटा की वैल्यू है, ईटा की वैल्यू है, इफिशियंसी अपने पास, ठीक है। तो वैल्यूज क्या आएगी अपने पास, देखो ये से ये कैंसल, वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये वाले वैल्यू अपने पास आएगी। कार्नो इंजन का फॉर्मूला ये वाला अपने पास निकल के आ गया, ये कार्नोट इंजन का फॉर्मूला, ठीक है। ये कार्नो इंजन का फॉर्मूला, ये क्या है, कार्नो इंजन, बराबर। ये क्या है अपने पास, कार्नो इंजन। अपने पास फॉर्मूला अपने पास निकाल दिया, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। क्लियर। तो कार्नो इंजन का एक उत्क्रमणीय इंजन है, तो उत्क्रमणीयता अपन बोल चुके हैं, उत्क्रमणीय क्या होती है, अनुत्क्रमणीय, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल के बीच में मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया था। इरिवर्सेबल किसको बोलते हैं, जो यदि जिसको अपन पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार चेंज हो गया, उनकी अवस्था एक बार परिवर्तित हो गई तो वापस उसको पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते। उत्क्रमणीय का मैंने क्या बोला था, जिसको यदि अपन पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो कार्नो इंजन के अंदर क्या हो रहा है, हम किसी निकाय को स्रोत पे रख रहे हैं, फिर उद्देश्य पे स्टैंड पे रख रहे हैं, फिर वापस सिंक पे रख रहे हैं, बराबर। एक बार गैस को फैला रहे, एक बार गैस को सिकुड़ रहे, और जब तक नहीं सिकुड़ते तब तक वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ जाती। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, सीधी सी बात है, उत्क्रमणीय इंजन। तो इसको उत्क्रमणीय इंजन भी बोला जाता है एक टाइप का, ठीक है। वास्तव में यही एकमात्र ऐसा इंजन संभव है भिन्न तापों के दो ऊष्मा भंडारों के मध्य कार्य करता है, बराबर। तो ये अपने पास कार्नो इंजन। अब यहाँ पे कार्नो प्रमेय के बारे में यदि बोले दिए कि गर्म और ठंडे ऊष्माशयों के क्रमशः दो तापों T1 T2 के बीच कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती, बराबर। यहाँ पे देखो यदि नीटा की वैल्यू बोल देगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 है, क्या बोला, 1 माइनस T2 अपॉन, यदि ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगी तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। क्या कहना चाहता हूं, यदि अपन बोलेंगे T2 अपॉन T1 की वैल्यू यदि ज्यादा होगी, बराबर, तो वो किस में आ जाएगा अपने पास, माइनस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यदि इसको एक की वैल्यू को, नीटा की वैल्यू, दक्षता की वैल्यू यदि एक रखनी है तो अपन को इस वैल्यू के अंदर अपन को कम वैल्यू रखनी पड़ेगी, मतलब T1 तापमान जो T1 का मान है वह ज्यादा रखना पड़ेगा।
यदि T1 का मान ज्यादा है तो ऑलरेडी ये मान अपने पास कम आ जाएगा, और कम आएगा तो अपने पास वेग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये अपने पास कार्नोट इंजन के बारे में आज क्लियर हो गया है, अपन ने इसके बारे में सारी चीजें क्लियर कर ली है। लास्ट वाला टॉपिक था अपने पास जो आज क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर चालू करेंगे, मतलब नेक्स्ट अपन क्या एक लेके आएंगे चैप्टर नंबर। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसको चालू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।